नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो माध्यमिक परीक्षा है 2025 कक्षा 10 की 2025 में जो होनी है, उसके हम विज्ञान विषय के वो महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में बोर्ड कहाँ से प्रश्न उठा रहा है, किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं और वो प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आप इस सीरीज को जब तक पेपर होते हैं तब तक कायम रखें। ये 1 महीने की तैयारी आपको विज्ञान विषय में 100 में से 100 नंबर दिलवाना हमारा लक्ष्य है और आपके नंबर आएंगे। आप इसको ज्वाइन रखें। अब चर्चा करते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक तो ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, अगला असत्य पूछ रहा है। अब ये अभिक्रिया है, इसमें देखो ऑप्शन के अनुसार यानी अपचयन उपचयन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ PbO है, लेड ऑक्साइड से Pb बन रहा है, यहाँ यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो यानी यहाँ अपचयन अभिक्रिया हो रही है। पहले हम ये समझते हैं कहाँ क्या हो रहा है, फिर देखते हैं कि कार्बन से CO2 बन रहा है। तो कार्बन में O की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। अब हमें अपचयन उपचयन नहीं पूछ रहा है, हमें उपचयित अपचयित कारक पूछ रहा है। तो अपचयन अभिक्रिया में जिसका अपचयन हो रहा है वो तो अपचयित कारक है और जिसका उपचयन अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है वो उपचयित कारक है। तो देखो PbO तो अपचयित हो रहा है, तो PbO का अर्थ होता है लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी ये बात सही है। फिर देखो कार्बन से CO2 बन रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो यानी कार्बन उपचयित हो रही है। तो कार्बन उपचयित यानी 3, ये भी सही है। अब हमें पूछा असत्य कौन सा है, तो 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शन गलत है। अब देखो इनके अंदर भी ऑप्शन अलग हैं कि ऐसे में देखो कि जहाँ गलत पूछा है तो 1 और 2 ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं, आपको पहले ही ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से बोर्ड प्रश्न को अच्छे लेवल के प्रश्न देता है। ये प्रश्न बहुत शानदार है। यदि हमने नहीं देखा कि सत्य असत्य नहीं देखा, यदि हमने ये नहीं देखा कि अपचयन उपचयन क्या होता है, यहाँ हमने ये भी समझा है। देखो इस सीरीज के द्वारा आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न, और वो होता क्या है, सारी डिटेल से मिलेगा आपको। आप धैर्य बनाए रखें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो इसमें अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। देखो विधि पूछ रहा है कौन सी उपयुक्त है। तो हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगता है, तो ऐसे जंग और भी धातुओं पे लगते हैं, जंग लगते हैं, उनसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। तो ये सभी काम करते हैं हम। तो ये अपना उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त है सभी। अब देखिएगा यहाँ तो लोहे धातु का दे दिया। आगे बोर्ड ये प्रश्न दे सकता है, जैसे देखो हम तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको भी हम बचाने के लिए, जैसे चिप्स की थैलियाँ आती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। यानी नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। यानी जो तेलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको संक्षारण होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्रिय गैस भरते हैं। इसी तरीके से और भी पूछ सकता है, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब देखो ये प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, ठीक बात है। अब यहाँ हम ये समझेंगे कि ये प्रश्न देखो बोर्ड ने पहले भी पूछ चुके हैं, ऐसे सहसंयोजक बंधों की संख्या। पहले तो हमें आणविक सूत्र जो C2H6 दे रखा है, ये देखो ये क्या चीज़ है। तो हम देखते हैं कि इसकी खुली संरचना बनाओ, 2 कार्बन है, C2 है तो 2 कार्बन, H6 मतलब 2 कार्बनों को H कैसे डिवाइड करें, 3-3 करेंगे तो हो जाएंगे। तो प्रत्येक C को आप क्या करो, 3-3 H हाइड्रोजन परमाणु दे दिए। अब देखो कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो कार्बन के पास एक ये H से जुड़ रखा है, एक ये जुड़ रखा है, 3 जुड़ रखे हैं। एक की पूर्ति एक और चाहिए, तो इस कार्बन के बीच में हम क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ये पूर्ति होगी। ये तो इसकी खुली संरचना होगी आणविक सूत्र की।
अब इसमें हमें पूछा गया था सहसंयोजक बंध बताइए। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से जो बनता है, जैसे देखो हाइड्रोजन ने कार्बन को एक अणु दिया और कार्बन ने वापिस हाइड्रोजन को दिया, इस तरीके से ये वो बंध बन रहे हैं, इनको सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो देखो एक ये रहा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं? तो अपना उत्तर हो जाएगा बी 7। तो आप इसी तरीके से सहसंयोजक बंध गिनने सीख सकते हैं। इससे संबंधित हमारा अलग वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और ऐसे इनको काउंट करना है। अब यहाँ और क्या प्रश्न पूछ सकता है? यहाँ देखो, पहले ये भी हमें पता होना चाहिए कि C2H6 किसकी श्रेणी है। तो श्रेणी होती है 3, एक तो होती है एल्केन और एक एल्कीन और एक एल्काइन, ये 3 श्रेणियाँ होती हैं एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। तो आप देख सकते हैं एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप इनसे ये समझ सकते हैं कि C2H6 मतलब 2 का दुगुना 4 से 2 अधिक, तो ये श्रेणी कौन सी होगी? एल्केन। इसी तरीके से आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। आपको और इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछ सकता है? इससे संबंधित आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो एल्कीन एल्काइन है, ऐसे कोई नाम दे देगा, सूत्र दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। संतृप्त असंतृप्त के बारे में भी पूछ सकता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जो चीज़ पूछ रहा है वो इस कार्बन से संबंधित कहाँ से पूछ रहा है, और ये आपको फिक्स है कि 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा। जैसे आपको मैं और बताऊं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या फिर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन किस में आते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और एल्केन वाली क्या किस में आती है? संतृप्त। तो यहाँ हमें ये सूत्र देखकर अगला प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगले ने दे दिया कि C2H6, C3H8, C4H8, C3H4, इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? तो आप देखोगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें एल्केन श्रेणी है, यानी जिनका सूत्र CnH2n+2 है, यानी जो n के यहाँ लगा हुआ है उसके 2 गुणे से 2 अधिक। देखो तो 2 है, 2 का दुगुना 4, 4 से अधिक, तो यानी ये संतृप्त है। C3H8 3 का दुगुना 6, 6 से 2 अधिक, यानी ये भी संतृप्त है। C4H8 4 का दुगुना है, यानी ये एल्कीन आ गई। और एल्कीन होती है वो क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से C3H4 3 का दुगुना 6 और 6 से 2 कम, यानी ये किसकी श्रेणी आ गई? फिर एल्काइन आ गई। तो एल्काइन क्या होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहचानना पूछ सकता है, संतृप्त असंतृप्त पूछ सकता है। यहाँ 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा ना, ये इन्हीं से संबंधित आएगा, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है Fe2O3+2Al एरो Al2O3+2Fe, यानी ये पूछ रहा है कि उपरोक्त दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो ये अभिक्रिया किस प्रकार की, आप देखेंगे कि यहाँ एक यौगिक दे रखा है, यहाँ एक धनायन है, यानी जब ऐसी अभिक्रिया होती है उसमें हमें ये देखना है, यदि यहाँ एक कोई भी अकेला तत्व दे रखा है और यहाँ यौगिक दे रखा है और उनको आगे प्रतिस्थापित कर रखा है, तो वो हमेशा की हमेशा विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं कि सर आपने तो ये बता दिया, लेकिन होगी कैसे? तो ये क्या होती है कि एक सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं हम, सक्रियता श्रेणी।
तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी होती है कि जो तत्व हैं वो अभिक्रियाशील कौन कितना होता है उनको सुव्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं कि ऊपर ही ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील और नीचे कम क्रियाशील तत्वों को लिख देते हैं। इस क्रम में लिखते हैं, उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी तत्वों की अभिक्रियाशीलता को घटते हुए या फिर बढ़ते हुए एक सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। उसके अनुसार देखेंगे तो एल्यूमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा, और ये यहाँ पर यही कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया पूछेगा। बोर्ड पीछे भी विस्थापन अभिक्रिया से प्रश्न पूछता है। पीछे ये दिया हुआ था कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वहाँ ये उदाहरण दे देंगे, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा दे देंगे। इसी तरीके से हमें संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, इन सभी के एग्जाम्पल और ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं देखो और की बताता हूँ, जैसे संयोजन अभिक्रिया की हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया से जो ये पहले है ना, तीर से पहले, इसको हम बोलते हैं अभिकारक, और तीर के बाद वाले को बोलते हैं हम उत्पाद। तो संयोजन में क्या होता है? संयोजन का अर्थ है जुड़ना। तो इसमें क्या होगा? जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? तीर से पहले क्या है? अभिकारक। तो यानी दो या फिर दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक का निर्माण करेंगे। एक क्या करेंगे? उत्पाद का। तो ये होगी संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपको दिखाऊं मैं, C+O2 क्या बना हुआ? CO2। इस तरीके से जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो संयोजन अभिक्रिया दिखेंगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या दिखेगा कि दो ऐसे यौगिक दो होंगे, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, BaCl2 प्लस H2SO4 है। इसमें देखो ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है। इसमें प्रथम पद होता है धनायन, दूसरा ऋणायन। इसमें भी प्रथम धनायन, दूसरा ऋणायन। ये अभिक्रिया आपस में करके क्या बनाएंगे? BaSO4। अब यहाँ ये कैसे बना रहे हैं, इसका अलग से वीडियो है, वो देख लेना, क्योंकि इसमें इतना बताना हम उचित नहीं समझेंगे। और दूसरा हमारा क्या बनाएगा? 2HCl। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दो क्यों लगाया है? इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जब भी आप पेपर में एग्जाम्पल दें, अगला पूछे, तो वहाँ पर आपको संतुलित करना अति आवश्यक है। इसके नंबर आपके काटे जा सकते हैं। तो अब आप देखोगे कि ये इसमें क्या हो रहा है कि देखो दो दो आयन है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये SO4 यहाँ चला गया है और Cl यहाँ आ गया है, ऐसा हुआ है ना। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। यानी दो यौगिक अपने आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, किसके? आयनों का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से अगला ऑप्शन देखो, वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का अर्थ होता है टूटना। क्या टूट रहा है? अभी हमने बात की अभिकारक टूटेगा, तो यानी इसमें अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? हमें वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि CaCO3 ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होगा? CaO प्लस CO2 बनाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया, ये अभिक्रिया होगी। अगला ये भी पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपको देखना है क्या बन रहा है, CO2 और CaO बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो मतलब गैस कौन सी रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला ये पूछ सकता है इस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे? अगला प्रश्न पूछ रहा है। देखो प्रश्न का तरीका बताता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित करने पर कौन सी गैस मुक्त होगी, उसकी आप पहचान कैसे करोगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होगी इस अभिक्रिया से, आप देख लोगे। अब इसकी पहचान कैसे करोगे? जैसे आप कोई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो उसको क्या कर देगी? बुझा देगी। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो, ये बात बता सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कोई विलेन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, ये चुनने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलेन का नाम बताइए। अब ये प्रश्न तो सीधा थ्योरेटिकल है, तो ये कौन सी होती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक विलेन है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। देखो आप घरों में देखते हो कि हमारे यदि चूल्हे पे बाहर रोटी बन रही हैं, नीचे हमने लकड़ी के द्वारा टिंडे जिससे आग लगा रखी है, तो वो एक लय में नहीं जल पाती है। वहाँ कभी ज़्यादा हो जाती है अग्नि, कभी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक तय रूप से नहीं जल रही है। और उसी तरीके से आप देखो आजकल घरों में जो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हों पे आप देखते हो तो वहाँ पर जिस भी बर्तन को यूज कर रहे हो वो उसकी तली है ना आपको काली नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ देखो जो अग्नि है वो एक लय में जलती है। इसका मतलब ये हुआ ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो तली क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। और यही पूछ रहा है, ये एक बार पहले बोर्ड पूछ चुका है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ये ऑप्शन कहाँ है, देखो भोजन पूरी तरीके से नहीं पक रहा है, गलत बात। भोजन पकने से काली थोड़ी ना होगी, आप अपना सेंस लगा के भी उत्तर कर सकते हो। ईंधन आर्द्र है, नमी है उसमें, तो वो जलेगा ही नहीं। ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ये हो गया बे ऑप्शन, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। नीचे दे देखो, ईंधन पूरी तरीके से तो जलता तो फिर काली नहीं होती, तो अपना उत्तर हो जाएगा बे। इस तरीके से आपको वहाँ पर देखने को प्रश्न मिलेंगे। और इस बार बोर्ड ने अच्छा पैटर्न कर दिया है, छोटे प्रश्न ज़्यादा इंक्लूड कर दिए हैं। तो मतलब और पैटर्न भी दे रखा है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न और कितने छोटे कितने बड़े। तो उस तरीके से तैयारी कीजिएगा आप ऐसे ना करने मत लग जाएं कि बड़ा पर पेपर में बड़ा प्रश्न आ रहा है, ये पासबुक में दे रखा है उसको याद कर रहे हैं। उसकी छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे ध्यान दो। अगला प्रश्न यदि छोटे पूछ रहा है तो जिस तरीके से पूछ रहा है उसी तरीके से, इस विषय पर भी हमने अलग वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है। अब जाइलम और पादप में दो चीज़ होती हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम मतलब जय से नाम मिलाओ, जय यानी जल, तो यानी जाइलम तो क्या करता है, जल का वहन करता है। पौधे के विभिन्न भागों तक जाइलम उत्तक की सहायता से पहुंचते हैं। और फ्लोएम यानी फल यानी फल क्या होता है, भोजन होता है। तो भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जल का वहन कौन करता है, जाइलम करता है। तो ये दो प्रश्न है, दोनों में से कौन सा भी बोर्ड पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए और भोजन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखो अपने किताब में पादप हार्मोन दो निश्चित दे रखे हैं। देखो जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन। दूसरा दे रखा है जिब्रेलिन, एक दे रखा है साइटोकाइनिन और एक दे रखा है एब्सिसिक। अपने किताब में पादप हार्मोन के बारे में ये चार नाम दे रखे हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देना है कि पादप हार्मोन कौन से। इंसुलिन ये मानव हार्मोन है, जंतु हार्मोन जैसे थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये सभी तो जंतु हार्मोन है। और पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। अपना उत्तर क्या हो जाएगा, द साइटोकाइनिन। अब देखो अगला, देखो यहाँ से प्रश्न क्या पूछ सकता है, चार पादप हार्मोन है। अगली बार ये दे सकता है पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। अगला ये दे सकता है ऑक्सिन हार्मोन का क्या करे, जिब्रेलिन का क्या करे, साइटोकाइनिन का क्या करे, एफसीसी का। ये चार नाम याद रखने, चारों के इनके कार्य याद रखना, एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन का क्या होता है कि देखो ये कोई पौधा है तो पादप के ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम परोय। तो परोय भाग में यदि वृद्धि करेगा तो ये ऑक्सिन हार्मोन काम आएगा। जिब्रेलिन मतलब ये जो तना दिख रहा है ना, इस तने में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन है। साइटोकाइनिन क्या होता है कि जो कोशिका है ना उनको विभाजित करने में प्रेरित करता है। तो साइटोकाइनिन का कार्य क्या हो गया, साइटोकाइनिन काट दो, मतलब ऐसे याद रख सकते हो, काट दो मतलब किसको, कोशिका को विभाजित कर दो इस तरीके से। एब्सिसी कमल, एब मतलब कोई गलत चीज़ है, तो ये क्या करेगा, वृद्धि संबंधन का कार्य करेगा। तो इसी तरीके से आप पादप हार्मोन को ट्रिक से याद कर सकते हो और इन चार से 12 प्रश्न नहीं आएगा। अब इसी तरीके से देखो और बचे हुए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है।
इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है कि शरीर में शर्करा का स्तर का नियमन करना। शर्करा यदि अपने शरीर में ज़्यादा हो जाएगी, जैसे हम शुगर कहते हैं ना, बोलते हैं कि शुगर हो गई, शुगर हो गई, इसका मतलब शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है। तो इससे बीमारी क्या होती है, रोग आ गया। इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, शुगर, इसको मधुमेह भी बोलते हैं, शुगर को मधुमेह। इसके रोग के उपचार के लिए क्या करते हैं, इंसुलिन के टीके लगाते हैं, आप देखते हो। तो इसी तरीके से ये इंसुलिन के बारे में चर्चा होगी। थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये कहाँ से होता है, गले में थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका क्या कार्य होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, इसकी कमी से रोग हो सकता है गोइटर, गोइटर या फिर घिंगा बोलते हैं इसको, या फिर इसको गलगंड बोलते हैं, ये रोग हो सकते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन क्या है, ये क्या है, जनन हार्मोन है। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। देखो ये मस्तिष्क के विभिन्न कार्य हैं। मस्तिष्क निश्चित है, जैसे अनुमस्तिष्क पूछ सकता है, हाइपोथैलेमस का कार्य पूछ सकता है, थैलेमस का कार्य पूछ सकता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा का कार्य पूछ सकता है। मतलब ये 5-6 हैं मस्तिष्क के विभिन्न भाग, अपनी बुक में दे रखे हैं। उनके कार्य से संबंधित एक प्रश्न पीछे के पेपरों में आप देख सकते हो, पिछले 4 सालों में हर में पूछा है, तो यहाँ से एक प्रश्न आना है। अब ये सीधी रेखा में चलने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ कैसे पूछेगा, देखो वहाँ पे जो दे रखे हैं आपको ऐच्छिक कार्य, अनैच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं, जो हमारी इच्छा से होते हैं ना, उनको ऐच्छिक कार्य बोलते हैं। और अनैच्छिक कार्य होते हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हृदय की धड़कन है, उसको हम नहीं रोक सकते, वह अनैच्छिक क्रिया है। श्वास हम नहीं रोक सकते, अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया जो हम कर सकते हैं, जैसे देखो ये दे रखा है उदाहरण, सीधी रेखा में चलने के लिए, सीधी रेखा में चलना है मतलब हमारी इच्छा से चल रहे हैं, दूसरी दिशा में चल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ऐच्छिक कार्य। तो ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, इस तरीके से उत्तर देना है, अनुमस्तिष्क हो गया। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है, इस तरीके से। और उनमें देखो उनके उपयोग है ना, उनसे संबंधित प्रश्न बनाएगा, यहाँ कौशल आधारित प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना और वीडियो को 2 बार देख लेना, याद स्थायी हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न चलते हैं हम, अमीबा में जनन की विधि क्या है। देखो इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे जनन की विधियाँ, तो ये निश्चित है 6-7 हैं। जैसे देखो द्विविखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन। बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। इस तरीके से याद करो। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन किस में होता है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। मुकुलन ये किस में होता है, हाइड्रा में, हाइड्रा और ईस्ट जैसे जीवों में। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। पुनरुद्भवन पूछ सकता है, बहुविखंडन पूछ सकता है, मुकुलन पूछ सकता है, द्विविखंडन पूछ सकता है, बीजाणु समासंग पूछ सकता है। बीजाणु समासंग राइजोप्स में होता है। इस तरीके से और भी बायोफिल्म की पत्तियां हैं, ये ऐसे इस तरीके से लेशमानिया में क्या होता है, ये आप चार्ट बनाओगे ना, तो एक पेज का 1/4 भाग में आप सभी लिख लोगे और एक प्रश्न आपको पक्का पेपर में देखने को वहीं से मिलेगा। अगला प्रश्न, अनुवांशिकता के जनक कौन है। अनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप अनुवांशिकी चैप्टर से संबंधित देखो, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे। एक तो दिया था प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये तीनों नियम हैं। ये प्रभाविता और पृथक्करण का नियम तो एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण क्या होता है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। ये दोनों तो एक संकर संकरण पे हैं। और स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है वो नियम है 2 जोड़ी यानी द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का अर्थ है 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इस तरीके से वहाँ से प्रश्न पूछेगा, उनके लक्षण प्रारूप अनुपात,
उनके जीन प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात जो बाह्य रूप देखकर हम बता सकते हैं वो लक्षण प्रारूप अनुपात होते हैं। जीन उसकी आंतरिक संरचना देखकर बताएंगे वो जीन प्रारूप है। इन तीनों के आप है ना लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात याद कर लेना, वहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन से हैं? अब ये अंतिम चैप्टर में जैविक और अजैविक घटक, जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, इनसे संबंधित जैव निम्नीकरणीय, जैविक, अजैविक, इनसे प्रश्न, इन नामों से प्रश्न आपको एक पेपर में देखने को कंफर्म मिलेगा। तो जैविक घटक कौन से हैं? देखो, पादप है, मृदा है। जैविक घटक कौन से होते हैं? जो आप देख रहे हो जीवन में साधारण रूप से, जिनमें आपका कोई उपचार नहीं चल रहा है, वो चीज़ें होती हैं। इनमें आप देखोगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन। अब आगे ये देखो, सीधा थ्योरेटिकल उत्तर याद करना है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो 1.33। ये तो सीधा याद करने वाला है। अगला प्रश्न, वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतराल कितना होता है? तो कितना अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। अब देखो, यहां से ये प्रश्न पूछ सकता है कि वास्तविक सूर्योदय आभासी सूर्यास्त किसकी वजह से होता है? जैसे हमें इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां से प्रश्न कहाँ से आएगा? एक तो जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित, वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित जो भी घटनाएं वो सभी एक साथ लिख लें। वर्ण विक्षेपण से संबंधित जो भी घटनाएं वो एक साथ लिख लें। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो एक साथ लिख लें। इन तीनों से कि कौन से में क्या होता है उनका वर्णन नहीं, कौन से में किसकी वजह से होता है, उनसे संबंधित एक प्रश्न आपको माध्यमिक परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पढ़ लें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। तो V का मान क्या दे दिया? 220 वोल्ट। यदि बल्ब 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो I का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब की शक्ति बताइए। शक्ति P बराबर सूत्र क्या आता है? VI। V का मान दे रखा है 220 इंटू I का मान 0.5, पॉइंट हटाया, नीचे एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, 22 को 5 से गुणा किया, 110 वाट। बी ऑप्शन 110 वाट। इस तरीके से शक्ति का हम निकाल सकते हैं। और यहाँ एक प्रश्न और आ सकता है, देखो मैं आपको बताऊं, पीछे जो आए हुए हैं उनके अनुसार देखो, यहाँ प्रश्न पूछ सकता है लेंस की क्षमता का। किसका पूछ सकता है? लेंस की क्षमता का। वहाँ ये इसलिए पूछेगा कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। लेकिन एक कंडीशन होती है कि ये फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। और वहाँ पे आपको देखो इस प्रश्न से संबंधित ऐसे दे सकता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 का भाग दे देंगे 0.5, इस तरीके से, और फिर मान रखेंगे 1/0.5। इसलिए लेंस की क्षमता टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस पार्ट से, और इससे संबंधित ऐसे ही प्रश्न आएंगे। देखो यहाँ है, किसी चालक के प्रतिरोध का मान किन पर निर्भर करता है? तो ये चालक का प्रतिरोध है ना, ये निर्भरता होती है R समानुपाती L/A, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन पर तो डिपेंड कर रहा है। प्लस ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर। इनके अनुसार ये अपना ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ देखो प्रतिरोध का मात्रक पूछ सकता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो ओम। प्रतिरोध क्या होता है उसकी परिभाषा पूछ सकता है। यहाँ प्रतिरोध की जगह विशिष्ट प्रतिरोध पूछ सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का सूत्र पूछ सकता है। रो बराबर क्या होता है? RA/L। इसका मात्रक पूछ सकता है। मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें पूछ सकता है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लघुपतन के समय विद्युत धारा के मान में क्या होता है?
बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ लघुपतन और अतिभारण ये दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। चुंबक के सहजातीय ध्रुवों के परस्पर क्या होता है। एक तो देखो चुंबक के जो गुण होते हैं ना, वो 6-7 गुण दे रखे हैं, उन गुणों को याद कर लेना आप। देखो जैसे कि ये है, यहाँ एन है, ये एस है। सहजातीय ध्रुव यानी दोनों ध्रुव समान हो तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। असमान ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण। सहजातीय मतलब समान जाति वाले। ये पूछ सकता है कि जैसे चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक बार पूछा हुआ है क्यों नहीं करती, क्योंकि देखो यहाँ इस कटान बिंदु पर 2 दिशाओं की ओर इंगित करेगा, जो कि संभव नहीं है। इस तरीके से चुंबक के जो गुण हैं उनसे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। या फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको बताता है, मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, वहाँ से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके से कड़ी में जुड़े रहें। आपको विज्ञान में 100 में से 100 नंबर दिलवाना हमारा कर्तव्य है और उन प्रश्नों को आप याद रखें, उन्हीं पर चर्चाएं करें और बार बार देखें, आपको ज़रूर 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।